कश्मीर फाइल्स पे लगातार बात हो रही है। मैं भी कई जगह गया और कश्मीर फाइल्स पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि कश्मीर फाइल्स पे बात करना क्यों ज़रूरी है। सिनेमा आती है, सिनेमा जाता है, हर साल पता नहीं कितनी फिल्में बनती हैं हिंदुस्तान में, कितनी सारी फिल्में फ्लॉप होती हैं, हिट होती हैं। हम फिल्मों पे इतनी बात नहीं करते, लेकिन आज अगर कश्मीर फाइल्स पे बात करने की ज़रूरत देश भर में लोगों को महसूस हो रही है तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि कश्मीर के मामले में हमारी जो मालूमात होती है, जानकारी होती है, वो अक्सर बहुत कम होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सच है कि पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक शहर, किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, कि कश्मीर के बारे में हमारी जो मालूमात होती है वो बहुत सीमित होती है। अक्सर एक आध किताबें किसी ने पढ़ी होती हैं या टीवी चैनल पर जो न्यूज़ आते हैं या अखबार आते हैं, इन सारी चीज़ों से कश्मीर की हमारी एक समझ बनती है। हम ये बात तो लगातार कहते ही हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उस अभिन्न हिस्से के इतिहास और उसके समाज के बारे में जो हमारी जानकारी होती है उसको बढ़ाने की कोशिशें हम कम करते हैं। ऐसे में जब एक फिल्म आती है तो वो शॉक की तरह लगती है, धक्के की तरह लगती है। मतलब हालत यह है कि उच्च पदस्थ लोग कहते हैं कि पहली बार सच्चाई का पता चला कश्मीर की, जबकि सच यह है कि इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले बताया ना जा चुका हो, जो हमारे जैसे लेखकों ने पहले किताबों में ना लिखा हो। वो सारा कुछ पहले बताया जा चुका है। लेकिन चूंकि कश्मीर के बारे में मालूमात कम है, इसलिए हमको एक शॉक लगता है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि जिस तरह के माहौल से हमारा देश गुजर रहा है, जिसमें हम कभी कहीं देखते हैं आग लग जाती है, कभी कहीं देखते हैं दंगे शुरू हो जाते हैं, कभी किसी बात पे तमाशा मच जाता है, कभी किसी बात पे तमाशा मच जाता है, तो समाज के लिए सोचने समझने वाले लोगों को एक ये भय लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस फिल्म के बाद फिर इस तरह की कोई चीज शुरू हो जाए। ये दो कारण मुझे लगते हैं जिसकी वजह से कश्मीर फाइल्स फिल्म के ऊपर इतनी ज्यादा बात हो रही है। मैं जब कश्मीर फाइल्स पे बात करूंगा तो जाहिर तौर पे कोई फिल्म समीक्षा नहीं करूंगा। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं तो थोड़ा इतिहास के जो मानक होते हैं उस पर इसको कसूंगा, और थोड़ा मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि कश्मीर के इतिहास पर मुझे अलग से बात करने की अनुमति दीजिए, फिल्म से थोड़ा अलग जाकर बात करने की अनुमति दीजिए। तभी शायद मैं कश्मीर पर एक चित्र आपके सामने ऐसा पेश कर पाऊं जो शायद आपको पसंद आए भी और ना भी पसंद आए, लेकिन जो मुझे लगता है कि मेरा सच है, जितना कश्मीर को मैंने जाना है उतना सच है। इसीलिए मैं शुरुआत करता हूं कश्मीर के किस्से से। डॉक्टर सप्तर्षि से अभी बात हो रही थी और वो भी उस परिवार को जानते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप अगर कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर में एक बड़ी एलीट सी कॉलोनी है, जवाहर कॉलोनी। असल में 1947 के बाद कश्मीर के बाहरी इलाकों में जब विकास शुरू हुआ तो जैसे हर शहर में होता है कि थोड़ा मॉडर्न स्टाइल की कॉलोनी बनती है। पुराने शहर सारे एक जैसे होते हैं, पतली गलियां होती हैं, हवा की जगह नहीं होती है, वगैरह वगैरह। तो जो आधुनिक पढ़ा लिखा वर्ग होता है, पैसे वाला वर्ग होता है, वो शहर के बाहर जाके या शहर से अलग जाके अपनी कॉलोनीज बनाता है जिसमें चौड़ी सड़कें होती हैं, पार्क होते हैं, आधुनिक तरह की कॉलोनीज बनती हैं। तो उन्हीं में से एक कॉलोनी है जवाहर नगर। जवाहर नगर कॉलोनी में आप जाएंगे और अगर आपको उर्दू आती है तो जवाहर नगर कॉलोनी का जो टैक्सी ऑटो स्टैंड है, उस ऑटो स्टैंड का नाम है हृदयनाथ वांचू ऑटो स्टैंड। और उस कॉलोनी में आप किसी से भी पूछेंगे, मैं तो कैसे गया था वो बहुत मजेदार है, उस परिवार के बारे में मैंने पढ़ा था। तो मैं डल के पास एक होटल में रुका हुआ था, वहां मैंने ऑटो किया। ऑटो वाले से मैंने कहा यार जवाहर नगर चलना है, तो बोले जवाहर नगर में कहाँ जाना है? तो मैंने कहा हृदयनाथ वांचू परिवार के घर जाना है। उसके बाद उसने मुझसे पता ही नहीं पूछा और सीधे ले जाके हृदयनाथ वांचू के घर पे खड़ा किया। उस घर के सामने एक पार्क है, डीएवी स्कूल है, डीएवी स्कूल का पार्क है, और उस पार्क में एक समाधि बनी हुई है, काले रंग की एक समाधि बनी हुई है, और वो समाधि पंडित हृदयनाथ वांचू की है। हुआ ये था कि जब सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर जा रहे थे, 90 में जलजला मचा हुआ था, तो पंडित हृदयनाथ वांचू ने यह तय किया कि मैं कश्मीर छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। और जब उन्होंने तय किया तो सिर्फ वो कश्मीर में रह नहीं रहे थे, बल्कि कश्मीर में लगातार जो कुछ उस जमाने में चल रहा था आर्मी की तरफ से भी और आतंकवादियों की तरफ से भी, उसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में हस्तक्षेप कर रहे थे। मैं वांचू जी के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि वहां पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों की यूनियन बनाई थी और सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्की कराई थी, और भी बहुत सारी चीजें थी। काफी पॉपुलर आदमी थे वहां के। एक दिन उनको फोन आया कि किसी की हत्या हो गई है, किसी को चोट लग गई है। वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, लेकिन वो ऑटो में बैठे और तुरंत उस आदमी से मिलने के लिए पहुंच गए। जब वो उस आदमी से मिलने गए तो पता चला कि ये सारा झूठ उनको मारने के लिए रचा गया था और उन्हें गोली मार दी गई। ये बाबरी मस्जिद का जो घटना हुई थी उसके तुरंत बाद की ये घटना है। उनको गोली मार दी गई। पूरे कश्मीर में एक चुप्पी मच गई कि हृदयनाथ वांचू जैसे आदमी को गोली मार दी गई।
ये हुआ कि अगर उनका शव जुलूस के रूप में निकलेगा तो सांप्रदायिक विद्वेष हो सकता है या और कुछ हो सकता है। जिस तरह का माहौल था उसमें निर्णय ये लिया गया कि उनके घर के सामने वाले पार्क में ही उनको जला दिया जाए, अंत्येष्टि की जाए। वहीं उनकी अंत्येष्टि हुई, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे वहाँ पर, और वो जो उनकी समाधि बनी हुई है उसी अंत्येष्टि स्थल पे बनी हुई है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो उनके बेटे थे कुमार वांचो, उनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई, कश्मीर का माहौल इतना ख़राब है, सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं, क्या तुम भी कश्मीर छोड़ के जाओगे? कुमार वांचो ने कहा कि मेरे पिता ने यह निर्णय लिया था कि उस जलजले के बीच भी मैं कश्मीर छोड़कर नहीं जाऊंगा, वो मेरी मातृभूमि है, और अब जब अपनी मातृभूमि पर उन्होंने शहादत दे दी है तो मैं उस मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस कहानी को अगर कट शॉर्ट करें तो आज 32 साल बीत गए हैं। आज भी वांचो परिवार उसी घर में रहता है। जो हृदयनाथ वांचो का नाती यानी कुमार वांचो का बेटा अमित वांचो उस समय 6 या 7 साल का था, उसकी शिक्षा दीक्षा का एक हिस्सा पुणे से भी हुआ है। वो लगभग साल 1.5 साल जो डिप्रेशन में रहा अपने बाबा की हत्या के बाद, आज वो हृदयनाथ वांचो के नाम पर एक ट्रस्ट चलाता है, जिस ट्रस्ट के पास 10 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज हैं, और कश्मीर में बहुत पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी गाड़ियां रोकी गईं, लेकिन अमित वांचो की या हृदयनाथ वांचो ट्रस्ट की जो गाड़ियां हैं, एम्बुलेंसेज हैं, या उनका जो काम है, उसको कभी नहीं रोका गया। इस किस्से से मैं शुरुआत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये किस्से हैं जो फिल्मों में, टीवी चैनल पर और अखबारों में बताए नहीं जाते हैं, बल्कि छुपा लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होता है। यह बात कहने से किसी का भला नहीं होता है कि कश्मीर में आज भी 5000 के आसपास कश्मीरी पंडित परिवार हैं। कुछ पैसे वाले हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ बहुत परेशान हैं। और जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब एक योजना बनाई थी कश्मीरी पंडितों के लिए कि उनको नौकरियों की व्यवस्था किया जाए और लौटने के लिए उनको घर वगैरह की, तो इन कश्मीरी पंडितों ने मांग की कि इसमें एक हिस्सा हमें भी दिया जाए, क्योंकि हम तो वो हैं जो कहीं गए ही नहीं और हमको कोई सहायता मिलती ही नहीं है। मांग नहीं मानी गई। वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में उन्होंने केस जीता तो वहां की जो सिख पॉपुलेशन है उसने रोक लगवा दी, स्टे ले लिया कि हमें भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए। फाइनली हाई कोर्ट से उनको फाइनल ऑर्डर मिला, वो केस जीत चुके हैं। केस जीतने के बाद भी उनको नौकरियां और सहायता नहीं मिली। पिछले साल की बात है कि वो लोग आमरण अनशन पर बैठे। संजय टिक्कू जो उनके नेता हैं, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति जो वहां रहने वाले कश्मीरी पंडितों का संगठन है, वो आमरण अनशन पे बैठे। 8 या 9 दिन वो आमरण अनशन पे रहे, और इस हाल में बैठे सभी लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि ये देश जो कश्मीरी पंडितों के नाम पर इतना उत्तेजित हो जाता है, यहाँ की मीडिया और यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया में से किसी को ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि संजय टिक्कू के उस आंदोलन का समर्थन करे या कवरेज करे। बड़ी मुश्किल से मैंने एक आर्टिकल बीबीसी हिंदी में और एक आर्टिकल न्यूज़ क्लिक अंग्रेजी में छपवाया, 1 या 2 जगह और आर्टिकल छपे। किसी पार्टी का कोई नेता उनका समर्थन करने नहीं गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोकल लोग गए उनका समर्थन करने, और हमारे देश के लिए यह दुख की बात होनी चाहिए कि वो माइक्रो मिनी जो माइनॉरिटी है उसका नेता 8-9 दिन अनशन करने के बाद थक हार कर अनशन से हट गया। हमारे जैसे लोगों ने उसको समझाया कि जान दे दोगे तो भी कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो हट गया, और अभी तक उस प्रधानमंत्री योजना से वहां के स्थानीय पंडितों को कोई नौकरी नहीं मिली है। आप सोच रहे होंगे मैं फिल्म से इतर ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपका विषय है अधूरा सच। ये वो सच हैं जिनको छुपाया गया। अब 90 की तरफ चलते हैं। 90 में क्या हुआ था? अगर जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी याद होगा कि फिल्म की शुरुआत होती है, माहौल बहुत खराब है। वो माहौल कैसे खराब हुआ इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी फिल्म से बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूं कि इतिहास की किताब की तरह वो चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक एक एक चीज़ें समझाए। ये फिल्म का काम भी नहीं है। फिल्म एक हिस्सा लेती है और उससे जो दिखाना होता है दिखाती है। वो काम सारी फिल्में करती हैं। तो कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं या जो नहीं दिखाई जा सकी या जो ना दिखाए जाने का मन था, उस पर बात कर लेने से समझ में आएगा कि उनको छोड़ दिया गया या ऐसे ही छूट गई। वो माहौल क्या था 1990 में? आप सब जानते हैं कि 1986 में इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे, और उन इलेक्शंस में 2 पार्टियां आमने सामने थी। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन था, और उनके सामने एक पार्टी थी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जिसको मफ कहूँगा मैं आगे। अब मफ क्या था? मफ जिन संगठनों का एक समूह था, उनको आप कह सकते हैं सेमी लॉयल संगठन थे।
मतलब वो पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह या बाकी पार्टियों की तरह भारत में विलय को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते थे, प्लेबिसाइट की बात करते थे, लेकिन वो भारत से आज़ादी की बात भी उस दौर में नहीं कर रहे थे। और आप सोचिए कि जब चुनाव में वो शामिल हो ही गए थे, तो अगर चुनाव सफलतापूर्वक होते तो शायद वो भारत की जो मेन स्ट्रीम की राजनीति है उसमें शामिल हो जाते। लेकिन कश्मीर में एक परंपरा रही है, और वो परंपरा रही है वहां लोकतंत्र को सही तरीके से फंक्शन न करने देने की। दिल्ली में जो भी शासक रहा है, और जब मैं जो भी कह रहा हूं तो किसी पार्टी को बख्श नहीं रहा हूं, प्लीज मेरे साथ किसी पार्टी को जोड़ के कुछ मत आप देखिए। जब मैं पार्टी का नाम लेना होगा तो स्पेसिफिकली पार्टी का नाम लूंगा। आप अगर कश्मीर के किस्से सुनेंगे तो 1976 से पहले ढेर सारी विधानसभाएं ऐसी थीं जहां कभी चुनाव हुआ ही नहीं था। अब आप सोचेंगे कि बिना चुनाव के कैसे राजनीति वहां चल रही थी, तो साहब होता यह था कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के अलावा जितने भी और उम्मीदवार होते थे उनके पर्चे रद्द करवा दिए जाते थे। अब आप ऐसे सोचिए कि महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में, गुजरात में क्या होता है। हम एक सरकार से नाराज होते हैं, उसको बदल देते हैं, दूसरी सरकार आ जाती है। अक्सर हम एक नालायक सरकार को बदल के दूसरी नालायक सरकार लाते हैं, लेकिन लोकतंत्र का नागरिक होने के नाते ये संतोष तो हमारे पास होता है ना कि इस जो है एमएलए ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो इसको हमने सत्ता से हटा दिया। ये जो सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक पावर हमें होता है, जिसके चलते हम सुबह सुबह उठ के लाइन लगा के वोट देने जाते हैं, ये हमें एक ताकत देता है और ये हमें एक एहसास भी देता है कि भारत का जो भाग्य विधाता है वो उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूं। दुर्भाग्य से 1976 के पहले कश्मीर में कश्मीरी नागरिक के लिए यह सोचना आसान काम नहीं था। मैंने आपको बताया कि विरोधियों के पर्चे निरस्त करवा दिए जाते थे, चुनाव में जबरदस्त धांधली होती थी। और यह सब क्यों होता था? क्योंकि दिल्ली को हमेशा यह लगता था कि कश्मीर में ऐसा शासक होना चाहिए जो मेरी वाली करे। हमेशा दिल्ली ये चाहती थी कि वहां पर हमारी कठपुतली सरकार हो। उसके अपने कारण थे, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत विस्तार में जाने पे घंटों लगेंगे। लेकिन मोटी बात यह कि 1976 से पहले वहां लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुए थे। 1976 में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुआ जिसको शेख अब्दुल्ला ने जीता, लेकिन उसके बाद थोड़े ही दिन बाद फिर सारी चीजें शुरू हो गई। शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से यह कहा, फारूक अब्दुल्ला से यह कहा कि आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़िए। फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अलग अलग लड़ते हैं, अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़ेगी तो हम गठबंधन बना लेंगे। अलग अलग चुनाव हुआ और वो चुनाव वैसा ही आप देखेंगे कि उतना ही ध्रुवीकृत हुआ जितना हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण होता है। असर ये हुआ कि घाटी के अंदर सारी सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली और जम्मू के अंदर जितनी हिंदू बहुल सीटें थी वो सारी की सारी कांग्रेस ने जीत ली। तो एक टसल शुरू हुआ दोनों के बीच में। अब सप्तर्षि साहब, आपको याद होगा एनटी रामाराव के जमाने में विपक्षी दलों के नेताओं के बड़े बड़े कॉन्क्लेव, जिसमें विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री और बाकी लोग आया करते थे, अलग अलग प्रदेश में होने शुरू हुए थे। फारूक अब्दुल्ला ने उसमें भागीदारी करनी शुरू की। सामान्य सी बात थी, आज भी विपक्षी दल अपना अलग से कर सकता है, कोई रोकने नहीं जाता है। लेकिन कश्मीर में कुछ भी सामान्य नहीं होता है। जब जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर में उन्होंने ऐसी एक कॉन्क्लेव बुलाई जिसमें एनटी रामाराव साहब और रामकृष्ण हेगड़े और बाकी सारे लोग पहुंचे, तो इंदिरा गांधी इतना नाराज हुई कि उन्होंने उस समय जो वहां पर बीके नेहरू साहब, जो रिश्ते में उनके भाई लगते थे, राज्यपाल थे, उनसे कहा। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो बीके नेहरू की अपनी जीवनी जो उनकी है, नाइस गाइज फिनिश्ड सेकंड्स, अच्छे लोग हमेशा दूसरे नंबर पे आते हैं, उनकी जीवनी का नाम है। तो उस जीवनी में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो बीके नेहरू साहब ने कहा कि नहीं, मैं ये सरकार गिराने में सहयोग नहीं करूंगा। पुराने जमाने के आईसीएस थे वो, अपनी नैतिकताएं थी। आप सोच सकते हैं कि हुआ ये कि बीके नेहरू साहब को ट्रांसफर करके, जो उनके फुफेरे भाई लगते थे, फुफेरे या चचेरे मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके भाई लगते थे रिश्ते में, उनको वहां से ट्रांसफर करके अहमदाबाद भेजा गया। और अब आपके सामने एक परिचित नाम आएगा, जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल बनाकर भेजा गया जगमोहन को। जगमोहन उस समय एक आईएएस थे जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान दिल्ली में जो सारा कुछ हटाया गया था उसमें जो भूमिका निभाई थी, नोटोरियस भूमिका आप कह सकते हैं, उसके चलते वो फेमस हुए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनने के लिए जिस तरह की सीनियरिटी वगैरह चाहिए थी, अभी जगमोहन के पास नहीं थी, लेकिन जगमोहन को भेजा गया। जब जगमोहन को वहां भेजा गया तो जिस काम के लिए भेजा गया वो काम करना ही था। गुल मोहम्मद शाह थे जो फारूक अब्दुल्ला की बड़ी बहन के पति थे और शुरू से ही वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन शेख साहब ने फारूक के नाम पे मुहर लगाई थी।
गुल मोहम्मद शाह को साथ लेकर 12 या 13 विधायक वहां से तोड़े गए और कांग्रेस ने समर्थन दिया और वहां पर फारूक अब्दुल्ला की सरकार को हटा दिया गया। अब जब ऐसा होता है तो जनता क्या महसूस करती है? जनता ठगा हुआ महसूस करती है कि आपने साल भर पहले पूर्ण बहुमत से किसी को जिताया और उसको फिर सरकार से हटा दिया गया। फारूक अब्दुल्ला कोई बहुत पॉपुलर नहीं थे। फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर में खिलंदड़ माना जाता था। शबाना आजमी को बाइक से बिठा के घुमाने लेते गए थे, कभी भी तैरना शुरू कर देते थे, तो उनको कोई बहुत सीरियस पॉलिटिशियन मान नहीं रहा था। जनता बहुत ज्यादा खुश भी नहीं थी। लेकिन जब बलिदान कर दिया जाता है ना, तो आदमी की इमेज बदल जाती है। तो फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में लोग सड़कों पर आ गए और महीनों महीनों वहां कर्फ्यू ऐसा लगा रहा कि आज भी आप किसी पुराने कश्मीरी से बात करेंगे तो वो गुलशाह नहीं कहेगा, वो कहेगा गुल कर्फ्यू की सरकार। मतलब उनका नाम ही पड़ गया गुल कर्फ्यू। वो सरकार बहुत बुरी चली और उस सरकार के चलने के साथ लोगों के मन में लगातार ये बात तो भरी ही कि दिल्ली हमें अपनी पसंद की सरकार नहीं चुनने देगी। और इसीलिए 1986 के जिस इलेक्शन की मैं बात कर रहा था, जिस इलेक्शन में इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की बातचीत, राजीव फारूक समझौता हुआ था जिसके तहत वो लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव में जब धांधलियां हुई और ऐसी जबरदस्त धांधलियां हुई, जबकि आप अगर उस जमाने के अखबार पढ़ें या उस जमाने के आर्टिकल्स पढ़ें या उस जमाने की लिखी हुई किताबें पढ़ें, तो जो बड़े से बड़े इलेक्शन पंडित थे वो कह रहे थे कि मफ को हद से हद अगर मिलेगी तो 15-16 सीट्स मिल सकती है। यानी सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बन ही रही थी। उसके बावजूद कुछ एक कैंडिडेट्स को जिताने के लिए जिस तरह की धांधली हुई, जिसमें सबसे फेमस किस्सा जो मैं बार बार बताता हूं आमिर कदल का किस्सा है, जहां पे इलेक्शन चल रहा था और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे वो चुनाव में हार मानकर चले गए थे काउंटिंग के समय। उनको रात को 11 बजे घर से बुलाया गया और कहा गया आप तो चुनाव जीत गए। जब विपक्ष का जो लड़ रहा था मफ का, उसने खड़ा होकर कहा कि ये कैसे जीत सकते हैं, अभी तक तो काउंटिंग में मैं आगे चल रहा हूं, तो उसको उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया और उसके एजेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और शायद इस हाल में बहुत सारे लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि रिहा होने के बाद वो पाकिस्तान भाग गया। उसका नाम सैयद सलाउद्दीन है, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, और उसका जो एजेंट था उसका तो जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है नाम याद ही हो गया होगा, यासीन मलिक उसका एजेंट था। अब हुआ यह कि वो चुनाव, जब उस चुनाव में जब इस तरह की धांधलियां हुई, उसके बाद जो सेपरेटिस्ट तत्व थे, और आप जानते हैं कि 1972 में बांग्लादेश का युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ने यह सपना देखना छोड़ दिया था कि सीधा आक्रमण करके वो हिंदुस्तान का कोई नुकसान पहुंचा सकता है। उसको मालूम था कि हिंदुस्तान की सेना का सामना करना सीधी लड़ाई में हमारे लिए संभव नहीं है। तो जिया उल हक के समय आप जानते हैं कौन सी पॉलिसी बनी थी, ऑपरेशन टोपाज, जिस पॉलिसी का था कि नन्हे नन्हे जख्म जो है पूरी देह पे दो और इनको परेशान कर दो, जिसका पहला जो इस्तेमाल किया गया था वो पंजाब में किया गया था खालिस्तानी मूवमेंट के दौरान। उसी का इस्तेमाल कश्मीर में करने की बात शुरू की गई। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि माहौल जो खराब था उसके अपने कारण थे। और इतना ही नहीं था, अगर इतिहास में हम जाएंगे तो और पीछे जाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा। लेकिन माहौल खराब होना शुरू हो गया था और मफ के लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, या जगमोहन ने अपना पहली बार जब राज्यपाल बने तो पहले फारूक अब्दुल्ला की सरकार को उन्होंने बर्खास्त किया और फिर उन्होंने गुलशाह की भी सरकार को बर्खास्त कर दिया। और राष्ट्रपति शासन जब लगा तो जिस तरह का व्यवहार था जगमोहन का, हालांकि बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि बहुत ईमानदारी थी, बहुत सारे बेईमान लोगों को बर्खास्त किया गया, हो सकता है किया गया और किया गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जनता को डेमोक्रेसी पसंद होती है, एक स्तर की डेमोक्रेसी पसंद होती है। तो चुनी हुई सरकारों को जिस तरह से बर्खास्त किया गया और उसके बाद जिस तरह से इस चुनाव के बाद माहौल बना, उसमें जो भारत के दुश्मन थे कश्मीर में बैठे हुए, वो ये समझाने में कामयाब हुए कि भारत की सरकार तुमको डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं देगी। यही वो टाइम था जब श्रीनगर के जो लोग, अगर यहां कोई कश्मीरी पंडित पुराने बैठे होंगे तो शायद मेरी बात को तस्दीक करेंगे, कि श्रीनगर शहर के अंदर बसें लगती थीं और बसों में पिंडी पिंडी रावलपिंडी का नारा लगता था। जो यंग लड़के हमारे होते थे कश्मीर के, उनकी पूरी लिस्ट उनके पास होती थी और घरों घरों से चुन के उन लड़कों को पाकिस्तान ले जाया जाता था और उनको हथियार मुहैया किए जाते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इसका लीडर बन के आया और पहला नारा जो उनका था वो नारा आजादी का था। वो भारत से आजादी की बात कर रहे थे, आजाद जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे थे, जिसका हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से कोई रिश्ता नहीं होगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये 5-7 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा।
उस दौरान का वो जो माहौल था उसका एक परिचय मैं आपको देना चाहता हूं। खेमलता वकलू का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, खेमलता वकलू कश्मीरी पंडित हैं और गुलशाह की जो सरकार थी उसमें मिनिस्टर थी। जिस गुलशाह सरकार की मैंने बात की उसमें वो मिनिस्टर थी, एमएलए तो नहीं रही, एमएलसी थी वो, और फिर वो मिनिस्टर हुई थी। उनका बाद में अपहरण भी हुआ था और 1 महीने के आसपास वो और उनके पति जो थे वो आतंकवादियों के कब्जे में थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, कश्मीर बिहाइंड व्हाइट कर्टन या सिल्वर कर्टन, मेरी किताब में उसका रेफरेंस है। वो उस किताब में उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है। वो घटना कुछ यूं है कि पुराने जो ओल्ड कश्मीर है, डाउनटाउन कश्मीर जो आप लोग अगर गए होंगे, तो वहां एक घर में शाम को एक लड़का बंदूक लहराता हुआ घुसा। तो उसकी चाची बैठी हुई थी। चाची ने कहा, ये क्या प्लास्टिक की बंदूक लेके खेला कर रहे हो? तो उसने कहा कि ये प्लास्टिक की बंदूक नहीं है, असली बंदूक है। तो चाची ने कुछ मजाक उड़ा दिया। अब बच्चा था, चाची ने मजाक उड़ा दिया, घरों में तो नॉर्मल चीज है ये। उसने बंदूक तानी और अपनी चाची के जांग में गोली मार दी और कहा कि मैं जिहादी हूं और जिहादियों का अपमान मत करना। मैं समझाना ये चाह रहा था कि जब अनट्रेंड हाथों, अनट्रेंड मैं कह रहा हूं तो इंटेलेक्चुअली अनट्रेंड की बात कर रहा हूं, जब अनट्रेंड हाथों में बंदूक आती है तो पागलपन का माहौल बनता है। यहां मैं अपनी बात का पहला चरण खत्म करता हूं। माहौल जो खराब था वो, मेरे ख्याल से मैं अपनी बात कहने में थोड़ा बहुत सफल रहा हूं। अब ये जो माहौल खराब था, ये माहौल किसके खिलाफ खराब था? आजादी किससे चाहिए थी? भारत से चाहिए थी। पाकिस्तान तो उनको सपोर्ट कर रहा था उस समय आजादी की बात का। तो जो भी भारत का प्रतीक था, जिसके हाथ में भी भारत का झंडा हो सकता था या था, उसके ऊपर हमले किए गए। अब सबसे बड़ा, जब आपको लड़ाई लड़नी हो, इस तरह की ऑपरेशन टोपाज जैसी लड़ाई लड़नी हो, तो आपके सामने 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात यह कि इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो नहीं पहुंचना चाहिए। अगर इंटेलिजेंस इनपुट भारत को लगातार मिलता रहता कि कहां आतंकवादी योजना बन रही है, कहां आतंकवादी इकट्ठा हुए हैं, कहां से पैसा आ रहे हैं, तो उनको नेस्तनाबूद करना हमारे सीआरपीएफ के लिए, सीआरपीएफ तब तक जा चुकी थी, बहुत आसान हो जाता। तो सबसे पहला जो हमला होता है, अगर दुलत साहब की किताब आप पढ़ते हैं, दुलत साहब की किताब जो कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स है, दुलत साहब हमारी दोनों जो जासूसी एजेंसीज हैं उनके रा के और उसके हेड रहे हैं। तो जब आप उनकी किताब पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि पहला हमला वहां पर जो इंटेलिजेंस के लोग थे, आईबी के लोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उनके ऊपर होना शुरू हुआ। और आईबी में ज्यादातर जो लोग थे वो या तो कश्मीरी पंडित थे या भारत के दूसरे हिस्सों से, जैसे बिहार से कोई एनपी सिंह नाम था शायद, वो थे, और इस तरह के लोग थे। तो शुरुआती हत्याएं वहां होना शुरू हुई। दूसरा कौन सा प्रतीक था आपके सामने? दूसरा जो भारत का जरूरी हिस्सा था, प्रोपेगेंडा वार का। आज भी प्रोपेगेंडा वार होता है, लेकिन आज तो बहुत सारे चैनल्स हैं, व्हाट्सएप है, क्या क्या है। उस जमाने में भारत सरकार के पास अपनी बात कहने के लिए केवल एक चीज थी, रेडियो, जिसको आकाशवाणी और दूरदर्शन। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के लोगों पर हमला हुआ। ज्यादातर लोगों ने वो केस सुना होगा कि लासा कौल साहब के ऊपर हमला हुआ, जो डायरेक्टर दूरदर्शन थे। और उस समय पॉलिटिकल हत्याएं होनी शुरू हुई। जो भी हिंदुस्तान के पक्ष में दिखा, उनकी पॉलिटिकल हत्याएं होनी शुरू हुई। जो पहली पॉलिटिकल हत्या हुई थी वो मोहम्मद यूसुफ हलवाई की हुई थी। मोहम्मद यूसुफ हलवाई कौन था? नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर था। जो प्रशासनिक पहला हमला हुआ था वो वटाली साहब पे हुआ था। वटाली साहब कौन थे? वहां के पुलिस महानिरीक्षक थे। वटाली साहब को वो नहीं मार पाए तो कुछ दिनों बाद उन्होंने वटाली साहब का जो भतीजा था, छोटा भाई था, गुलशन वटाली, उसकी हत्या कर दी। यानी पॉलिटिकल हत्याओं की शुरुआत होती है शुरुआती दौर में। और उस दौर में जो भी भारत का झंडा उठाए नजर आया, चाहे वो कश्मीरी पंडित था, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान था, उसको मारा गया। इसीलिए जब आप वो लिस्ट देखते हैं, आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या जिनकी आती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की आती है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस जमाने में मुफ्ती मोहम्मद सईद वाली पार्टी, पीडीपी तो तब बनी नहीं थी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस जमाने में इंडिया को सपोर्ट करने वाली या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करने वाली पार्टी माना जाता था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को मारा गया, कांग्रेस के लोगों को मारा गया, कम्युनिस्ट लोगों को मारा गया, और ऐसे लोगों को मारा गया जिनको मार के उन्हें लगता था कि भारत को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। नंबर 1 आप चाहेंगे नामों के लिस्ट में दे दूंगा। पॉलिटिकल लोगों को मारा गया, टीकालाल टपलू जिनका जिक्र इस फिल्म में भी आया है, कश्मीरी पंडित थे, उनको मारा गया। अब ये जो पूरी मार काट की चीज शुरू होती है, आप देखिए कश्मीरी पंडित वहां पर एक माइक्रो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी अगर आप देखेंगे 4% थे
कुल मिला के इस फिल्म में तो 2% एक जगह कहा है उन्होंने, लेकिन 3.96% कश्मीरी पंडित थे। जब हत्या होती है किसी टीकालाल टपलू की या किसी जस्टिस नीलकांत गंजू की हत्या होती है, तो एक जो समुदाय छोटा सा होता है ना, जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है, कश्मीरी पंडित 4% बेचारे थे, तो उनके मन में डर का प्रवाह होना बिल्कुल सामान्य सी बात थी। आज हम एज एन इंटेलेक्चुअल पढ़ते हुए या दूर से देखते हुए ये कह पा रहे हैं कि वो पॉलिटिकल हत्याएं थीं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को जब शुरू में कश्मीरी पंडित का मर्डर हुआ, चाहे वो आईबी के लोग थे, चाहे दूरदर्शन के लोग थे, चाहे आकाशवाणी के लोग थे, या पॉलिटिकल एक आध लोग जो मारे गए, तो कम्युनिटी के अंदर एक डर का संचार हुआ। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ओवर एक्साइटमेंट में हमें ये लगता है कुछ हुआ ही नहीं, बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। आप इस बात को समझिए कि वो सिर्फ 4% थे, 100 में सिर्फ 4 थे। तो अगर किसी एक को मार दिया जाए 100 में, मान लीजिए आप कल्पना कीजिए कि किसी ऐसी जगह आप पहुंच जाएं कि सिर्फ 4 हिंदुस्तानी हों, बाकी सारे के सारे किसी और देश के हों, और आप में से किसी एक को मार दिया जाए, तो पूरे समुदाय में डर की लहर पैदा होना बिल्कुल सामान्य सी बात है। तो कश्मीरी पंडितों के अंदर डर की लहर पैदा हुई कि कहीं ये ऐसा ना हो कि कश्मीरी पंडितों की हत्या का कोई क्रम चलना शुरू हो जाए। यहां पे मैं अपनी दूसरी बात खत्म कर रहा हूं। एक बड़ी घटना आप लोगों ने सुनी होगी, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण हो गया। महबूबा मुफ्ती के नाम से आप लोग परिचित हैं। इनकी बड़ी बहन थी डॉक्टर रूबिया सईद। डॉक्टर रूबिया सईद का अपहरण हो गया। डॉक्टर रूबिया सईद के अपहरण के पहले का आप टाइम देखेंगे तो आतंकवाद वहां पे था, छिटपुट हत्याएं शुरू हो गई थी, लेकिन जनता में इनको लेकर कोई भरोसा नहीं था। ये कोई हीरो नहीं माने जाते थे। ये वही कहा जा रहा था कि कुछ बिगड़े हुए लड़के हैं, ये कर रहे हैं, इसको लेकर कोई उत्साह जैसी चीज दिखाई नहीं देती थी। जब रूबिया सईद का जब अपहरण हुआ, तो कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ पहले दौर में एक गुस्सा पैदा हुआ। उस गुस्से का मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जो वहां के मीर वायस मौलवी फारूक थे, उन्होंने एक बयान दिया कि ये एंटी इस्लामिक है। एक महिला का जो अपहरण है वो एंटी इस्लामिक है। फारूक अब्दुल्ला उस समय तक चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि किसी आतंकवादी की हम रिहाई नहीं करेंगे, हम छुड़ा लेंगे। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो उस समय गृह मंत्री बनाए गए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह कश्मीर को बहुत कम जानते थे, उन्होंने मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया था। इधर बीजेपी उनको सपोर्ट, बीजेपी भी सपोर्ट कर रही थी, कम्युनिस्ट भी सपोर्ट कर रहे थे, तो मुफ्ती के ऊपर ही पूरा कश्मीर छोड़ा गया था। मुफ्ती मोहम्मद सईद को यह लगा कि नहीं, लड़की को छुड़ाना है। अब उसके पीछे साजिश थी, क्या थी वो मैं नहीं जानता हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस तरह की मैं बात नहीं करूंगा। मुझे अभी भी यही लगता है कि मुफ्ती साहब कुछ ज्यादा ही घबरा गए। मुफ्ती साहब कश्मीर पहुंचे, उनके साथ आरिफ मोहम्मद साहब पहुंचे, इंद्र कुमार गुजराल पहुंचे और मोतीलाल भट्ट पहुंचे, जो कश्मीरी पंडित थे और मुफ्ती साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे और उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। इन लोगों ने यह फैसला किया कि आतंकवादियों को छोड़ा जाना है। फारूक आखिरी टाइम से, अगर आप दुलत की किताब पढ़ेंगे, जो दुलत उस समय वहां पे हमारे आईबी के चीफ थे, तो कहते हैं कि फारूक अंतिम समय तक इस बात को लेकर बिल्कुल राजी नहीं थे कि आतंकवादी छोड़ा जाए। फाइनली उनसे यह कहा गया कि अगर आप इसमें हस्तक्षेप करोगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, जैसे ये लोग काम कर रहे हैं करने दो। और कुल मिलाकर हुआ यह कि हमने एक बड़ी गलती की और हमने 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया। अब जब 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया और उनका हीरो जुलूस निकला, तो जो आतंकवादी कल तक बिगड़े हुए लड़के थोड़े बहुत माने जाते थे, वो अचानक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हीरो बन गए। पाकिस्तान के अखबार डॉन के बारे में आप लोग जानते होंगे, पुराना अखबार है। डॉन ने लिखा कि ये एक गिमिक था, ये एक ऐसे ही गिमिक किया गया था और ये गिमिक जो है चल गया। और उसके बाद जो लड़के कल तक कमजोर माने जा रहे थे, उन लड़कों को अचानक पूरी कश्मीर घाटी में हीरो माने जाने लगा। और हीरो की दिक्कत यह होती है कि बहुत सारे उनके पीछे आने की कोशिश करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि कश्मीर में रिक्रूटमेंट अचानक बढ़ गया। और यही वो दौर था जब पाकिस्तान ने JKLF को पीछे करके हिजबुल मुजाहिदीन को आगे कर दिया। सुनने में यह बात सामान्य सी लगती है कि एक संगठन गया, दूसरा संगठन पालतू आ गया, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आजादी का नारा बदल गया। खुद मुख्तारी यानी आजादी मांगने की जगह अब नया नारा बना कि आजादी का मतलब क्या, पाकिस्तान पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान से विलय की बात होनी शुरू हो गई।
और उसके बाद आप देखते हैं कि JKLF के लोगों को भी मारा गया। वो फिल्म अगर आपने देखी है तो उसमें एक सीन आता है जिसमें छोटा सा बच्चा एक अखबार बेच रहा होता है। याद है आप लोगों को? जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, वो नारा लगा के अखबार बेच रहा है। उस अखबार के संपादक की भी हत्या कर दी गई। JKLF के ढेर सारे लोगों की हत्या की गई और कश्मीर में एक ऐसा अनार्किक माहौल आ गया जिसमें अगर कोई कश्मीरी यहाँ पर भाई होंगे उस ज़माने के तो बताएंगे कि कोई भी उठता था, एक पर्चा छपवाता था, अपने संगठन का नाम रखता था, चंदा वसूलना शुरू करता था, कुछ बंदूकें उठाता था और वो आतंकवादी संगठन बन जाता था। और जब इस तरह का माहौल बना कश्मीर में, जब इस तरह की अराजकता का माहौल कश्मीर में बना, तो ये बिल्कुल सामान्य सी बात थी कि बहुत सारे ऐसे सांप्रदायिक तत्व भी उस आंदोलन के अंदर आ जाते जिनका आज़ादी से या किसी चीज़ से कुछ और लेना देना नहीं था, जो हत्या करके हीरो बनना चाहते थे। डू समथिंग विद दिस माइक। और ये वो दौर शुरू होता है जब 250, 300 या 600 जो भी संख्या हो, सरकार 219 की संख्या कहती है जिस पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। पनुन कश्मीर जो है वो 1000 के आसपास की संख्या कहती थी। मैं उसको भी स्वीकार नहीं कर पाता हूं। जो मेरा सर्वे है, जो मेरा रिसर्च है, वो ये मानता है कि 600 के आसपास कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। और इनमें एक संख्या ऐसे कश्मीरी पंडितों की भी थी जो कश्मीरी पंडित सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो एक जाति से या एक धर्म से बिलोंग करते थे, यानी सांप्रदायिक लेवल पर मारे गए। ये हकीकत है। इस हकीकत से मुंह मोड़ के अगर हम कोई बात करेंगे तो वो झूठी बात होगी। यानी जो बात मैंने आपको बताने की शुरू की कि शुरुआत में जो हत्याएं हुई, वो हत्याएं धर्म के आधार पर नहीं हुई। वो हत्याएं इसलिए हुई क्योंकि उनको जो लगा कि भारत के समर्थन में है, जो उनके प्रोपोगंडा वार में नुकसान पहुंचाता हुआ लगा। जैसे कश्मीर रेडियो के कई सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स थे जिनसे भारत सरकार अपनी योजनाएं पहुंचाती थी, उनके एंकर्स की हत्या की गई, हिंदुओं की भी और मुसलमानों की भी। IB का मैंने आपको बताया, और भी उदाहरण दे सकता हूं, उनकी हत्याएं की गई। चूंकि IB में या आकाशवाणी में कश्मीरी पंडितों की संख्या ठीक ठाक थी, इसलिए जो लोग मारे गए उनमें कश्मीरी पंडित भी शामिल थे। कुछ हत्याएं, जैसे नीलकांत गंजू की हत्या हुई, आपको पता है मकबूल भट्ट को उन्होंने फांसी का आदेश दिया था, इसलिए नीलकांत गंजू की हत्या हुई। अगर इसी के पैरेलल आपको बताऊं, अगर आप लोगों को यह किस्सा पता हो कि मोहम्मद साहब का बाल जो हजरत बल मंदिर में रखा गया है 60 के दशक में गायब हो गया था, और गायब होकर जब दोबारा मिला तो एक मौलाना मौदूदी थे, उन्होंने कहा कि हाँ ये वही बाल है। उन मौलाना मौदूदी की 85 साल की उम्र में हत्या कर दी गई आतंकवाद के दौर में। यह कहा गया कि इस्लाम के साथ इसने धोखा किया है। जिस मौलवी फारूक की, मीर वाइज फारूक की मैंने बात की, उस मीर वाइज फारूक की हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेटी के अपहरण को एंटी इस्लामिक बताया था। और ये 90 का जो पागलपन का दौर था, उस पागलपन के दौर में आज़ाद भारत के इतिहास की कुछ सबसे त्रासद घटनाओं में से एक, कुछ सबसे ट्रेजिक घटनाओं में से एक जो घटना हुई, वो कश्मीरी पंडितों के मास एक्सोडस की हुई। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित बाहर निकल आए। अब ये जो बाहर निकल आए, इसका दर्द मुझे क्यों होता है और इसका दर्द किसी हिंदुस्तानी को क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए कि उस समय दो चीजों की जरूरत थी। सबसे पहली चीज की जरूरत यह थी कि कश्मीरी समाज के अंदर जो भारत के समर्थन के लोग हैं, उनको अपने साथ लिया जाता और आतंकवादियों के असर को कम किया जाता। और दूसरी चीज की जरूरत थी कि एक माइक्रो अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में कश्मीरी पंडितों के भीतर जो डर था, उस डर को कम किया जाता। जब जगमोहन की बात आती है तो इसीलिए आती है कि ये दोनों करने में वो असफल रहे। मैंने आपको बताया कि पहली बार जब वो आए तो कश्मीर में उनकी क्या इमेज बनी थी। पता नहीं क्यों दूसरी बार उनको भेजने का निर्णय लिया गया ऐसे समय में जब कश्मीर में जलजला मचा हुआ था, जब कश्मीर में आग लगी हुई थी। तो अगर पहले से पता हो कि इस आदमी का ये व्यवहार है, तो जो माहौल उसमें था, उसमें शंकाएं पैदा होना, उसमें दूसरी चीजें पैदा होना बिल्कुल सहज था। पहली बात। दूसरी बात कि आने के बाद जिस तरह के उन्होंने बयान दिए, सारे कश्मीरी आतंकवादी हो गए हैं, मैं एक एक आतंकवादियों को खत्म कर दूंगा, वगैरह वगैरह। तीसरी बात, कश्मीरी पंडितों को रोकने की कोई कोशिश नजर नहीं आती है।
राहुल पंडिता लगातार जब मैंने अपना वीडियो बनाया और बात कर रहा था तो उसके जवाब में राहुल पंडिता ने कहा कि मार्च में जो है जगमोहन ने एक पत्र जारी किया था, पत्र क्या, प्रेस नोट जारी किया था जिसमें कश्मीरी पंडितों को रुकने की अपील की थी। पहली बात तो एक प्रेस नोट मतलब कैसे कश्मीरी पंडित को रोक लेगा। दूसरी बात, आप कहते हो 19 और 21 जनवरी के बीच सारे कश्मीरी पंडित घाटी से बाहर निकल गए, तो मार्च में क्यों पत्र लिखा गया। तीसरी बात कि उस पत्र में लिखा गया था कि घाटी के अंदर आपके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सेफ स्पेसेज बनाए जाएंगे जहां जाके आप कुछ दिन रह सकते हो। दरअसल मामला यह है कि 19, 20 और 21 जनवरी को सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर नहीं गए थे बहुत सारे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे निकल गए थे। मार्च के बाद एक्सोडस बहुत तेज हुआ था और यह पत्र जारी जरूर किया गया था, लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर कहीं भी कश्मीरी पंडितों के लिए सेफ जोन नहीं बनाया गया था। आज हमारी इतनी आर्मी लगी है, सब कुछ लगी है। उस जमाने में आर्मी तब भेजी गई जब विपक्ष के नेता राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया। अब तो वो पेपर्स ट्विटर पे बाहर आ चुके हैं। जब संसद के अंदर बहस चल रही थी, सैफुद्दीन सोज और बाकी लोगों ने डिमांड की कि वहां पे आर्मी भेजी जाए, लेकिन वीपी सिंह की सरकार ने वहां पे आर्मी नहीं भेजी। तो कश्मीरी पंडितों को जिस तरह की सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, उस तरह की सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई। मैंने अपनी किताब में 2 टर्म यूज किए हैं, 2 चीजें, डर और गुस्सा। जब वो सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई गई तो उनके सामने और उनको विकल्प दिया गया कि वो जम्मू चले जाएं, अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो उनको नौकरी मिलती रहेगी, जम्मू में उनको मकान मिलेगा वगैरह वगैरह, तो उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। और दूसरी तरफ जो गुस्सा था उसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको। वो उदाहरण वहां से है जहां से जगमोहन की विदाई 5 महीने के अंदर ही जगमोहन को वहां से वापस भेजना पड़ा। मैंने आपको बताया कि मीर वायस साहब की हत्या हुई। मीर वायस साहब अपने घर पे बैठे हुए थे, 2 लोग मिलने के लिए आए, वो नीचे निकल के आए और उनको गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद उनको लेके तुरंत जो शेख अब्दुल्ला हॉस्पिटल है वहां पर स्किम्स में उनको लेके जाया गया, वहां पे उनको डेड घोषित कर दिया गया। डेड घोषित करने के बाद वो जुलूस निकल के आ रहा था जिसमें वो उनकी लाश को लेकर आ रहे थे और पूरे कश्मीर में हल्ला था कि आतंकवादियों ने मीर वायस को मार दिया। और मीर वायस मतलब वहां का मुख्य पुजारी, तो आप समझ सकते हैं भावना क्या होगी। एक पॉलिटिशियन या एक होशियार आदमी क्या करेगा, ऐसे में जाएगा, वहां पर फूल चढ़ाएगा, आतंकवादियों के खिलाफ बोलेगा, ये बताएगा कि आतंकवादी जो है वो हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि कश्मीर के भी जो इस तरह के अजीम शख्सियतें हैं उनके खिलाफ हैं, और अपने साथ लोगों को लेने की कोशिश करेगा। लेकिन एक तो जगमोहन साहब ने किसी तरह की श्रद्धांजलि देने से इनकार कर दिया, दूसरा जब वो जुलूस लौट के आ रहा था तो उस जुलूस पे गोलीबारी हुई और उसमें काफ़ी लोग मारे गए और कुछ गोलियां मीर वाइज के अपने शरीर से मिली। जिस तरह का कासो शुरू किया गया, कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, कई सारे कश्मीरी पंडितों के भी उस जमाने के संस्मरण हैं, आप उठा के पढ़ सकते हैं, उसमें तमाम सारे आरोप लगे और लगातार वो गुस्सा लगातार बढ़ता गया। उस गुस्से को दबाने की जगह, वहां पर कुछ शांति स्थापित करने की जगह हमने जो लगातार कड़े कदम उठाए उसका गलत असर ही पड़ा, और इन सारे कड़े कदमों के बावजूद कश्मीरी पंडितों को हम वहां रोकने के लिए जिस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए थी उस तरह की सुरक्षा नहीं दे पाए। अब अगली बात, आप अगर फिल्म देखेंगे तो उसका शुरुआती दृश्य है जिसमें उस कश्मीरी पंडित की हत्या ड्रम के अंदर हुई है। एक पड़ोसी दिखाया गया है, जो पड़ोसी इशारा करता है, मतलब आतंकवादियों की सहायता करता है। यानी फिल्म एक नरेशन बनाती है कि वहां के सारे मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों के बाहर निकाले जाने या हत्या का समर्थन किया था। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि यह सही था। फिल्म खुद बताती है कि 2% कश्मीरी पंडित थे और 98% कश्मीरी मुसलमान थे। एक इतिहास लेखक के रूप में मैं इसको बार बार करेक्ट करता हूं कि नहीं, 3.96% थे, और ये सेंसस का डेटा है, 3.96% थे और 96% के आसपास मुसलमान थे। आप एक बार सोच के देखिए कि अगर 96% लोग 3.96% के पूरी तरह से खिलाफ हो जाते तो किस तरह का मंजर वहां दिखाई देता, क्या कोई भी बच के आ जाता। आप छोड़िए मेरी बात, विवेक अग्निहोत्री जी कई जगह मुझे ट्रोल कर चुके हैं, कल भी रात को ट्रोल किया था। मैं कश्मीरी पंडित नहीं हूं, विवेक अग्निहोत्री भी कश्मीरी पंडित नहीं है, और यह भी कहना गलत है कि यूरोप के इतिहास पे यूरोप का आदमी बात करेगा और हिंदुस्तान के इतिहास पे सिर्फ हिंदुस्तान का। अगर हम पढ़ते लिखते हैं तो वहां के इतिहास पे बात कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए इसको।
आप जगती कैंप जाइए, जिन कैंप्स में जम्मू के जो 3-4 कैंप हैं जिसमें अभी भी कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, आप वहां जाइए, कोई रैंडम 5 घर तलाशिए और उनसे बात करना शुरू कीजिए, आपको पता चलेगा। और ऐसे संस्मरण तो 50 हैं, मैंने अपनी किताब में बहुत बहुत सारे कोटेशन कोट किए हुए हैं कश्मीरी पंडितों के अपने लिखे हुए, जो आपको बताते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी पंडितों को कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की और कुछ लोगों ने सही समय पर उनको इन्फॉर्म कर दिया ताकि वो वहां से निकल जाएं। इसी फिल्म का एक सीन और अगर आप याद करेंगे तो शायद ये बात क्लियर हो जाएगी। वो बहुत भयानक सा सीन है जब उस महिला के साथ सारा कुछ हो रहा है और एक गर्भवती महिला लगातार बहुत दर्दनाक तरीके से देख रही है। वो आतंकवादी कहता है तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उस गर्भवती महिला को गोली मार देता है, जो मुस्लिम महिला है। अब आप जरा सोचिए, मैंने जो आपको वो पागलपन का माहौल बताया था जिसमें अपनी सगी चाची को वो गोली मार देता है, उस पागलपन के माहौल में क्या केवल कश्मीरी पंडित डरे होंगे? जो आम खाने पीने नौकरी करने वाला आदमी है, कोई नहीं चाहता है कि गोली चले, कोई नहीं चाहता है हमारा घर टूटे, हम किसी की भी हिट लिस्ट में आए। वो शांति से 2 रोटी कमाता है और शांति से रहना चाहता है। तो जैसे पंडित डरे हुए थे, उनकी सीधी मदद करने में मुसलमानों को भी डर लगता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम भी जो हिंदुस्तान परस्त दिख रहे थे, उनकी हत्याएं हो रही थी। तो जाहिर तौर पे उस तरह का कुछ नहीं हो सकता था जो आदर्श होता है कि वो आगे आके रक्षा करते। ये भी हो सकता है कि उस तरह से नहीं हुआ, उसमें उनका भी कुछ दोष हो, लेकिन ये कहना कि सारे के सारे खिलाफ हो गए थे, लोगों ने बचाया नहीं, ये एक एग्जेग्रेशन है, ये एक जनरलाइजेशन है जो कम्युनल सौहार्द को और ख़राब करता है, जिसकी वजह से जो कश्मीरी पंडित वहाँ घाटी में रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह की फिल्में हमारी ज़िंदगी और मुश्किल करेंगी। लोगों ने बचाया, उन्हीं को चाबियां देकर कश्मीरी पंडित आए थे। सारा कुछ था। 95 तक हर कश्मीरी पंडित को लगता था कि शायद हम लौट के जा सकें, लेकिन हालात जब नहीं सुधरे तो मकान बिके, डिस्ट्रेस सेलिंग हुई, सही कीमत पर नहीं, कम कीमत पे बिके, बहुत कुछ हुआ और फाइनली बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने शायद तय कर लिया कि अब घाटी में लौटना हमारे लिए संभव नहीं है। और एक पूरी पीढ़ी ने बहुत भयानक संघर्ष करके अलग अलग शहरों में, कैंपों में अपनी ज़िंदगी जीते हुए फिर से खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। ये सारी बातें मुझे बेस के लिए करनी थी। मैं बहुत टाइम ले रहा हूं क्या? 10-1 मिनट और बात कर सकता हूं? हाँ। तो ये पूरा का पूरा कश्मीर का माहौल जितनी मेरी समझ थी उससे मैं आपके सामने लेके आया, और जिसमें मुझे लगता है कि 4 या 5 पॉइंट्स मैंने बनाए। एक तो उस समय का माहौल क्यों बिगड़ा था, उस समय का माहौल कैसा था, शुरुआती दौर में किसकी हत्याएं हुई, बाद में सांप्रदायिक हत्याएं कैसे हुई, और कश्मीरी पंडितों का जो वहाँ से एक्जोडस हुआ, उस एक्जोडस को क्यों नहीं रोका जा सका और वो एक्जोडस क्यों हुआ, ये सारा कुछ मैंने बताने की कोशिश की थी। अब असली सवाल क्या है? अगर कश्मीरी पंडितों की पूरी बात आप देखें तो असली सवाल क्या है कि जो कश्मीरी पंडित लौटकर वापस जाना चाहते हैं उन्हें लौटकर वापस जाने की सुविधा मिले। लौटकर वापस जाना हमेशा अपना सारा सामान पैक करके चला जाना नहीं होता है। मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा घर है देवरिया में, मुझे मालूम है कि मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा। मेरी बेटी विदेश पढ़ने जा रही है तो वो शायद दिल्ली में भी लौट के नहीं आए, लेकिन मुझे ये एहसास 24 घंटे रहता है कि दुनिया के सारे दरवाजे जब बंद हो जाएंगे मेरे लिए, तो मेरे पिता का बनवाया हुआ या मेरे दादा का बनवाया हुआ एक घर है जिसका एक कोना मेरे लिए हमेशा आरक्षित रहेगा। मैं कभी भी जा सकता हूं, जहां मुझे 2 रोटी शुरू में मिल जाएगी और छत मिल जाएगी। अपना होने का, बिलोंगिंग का जो मामला होता है, अभी बलिया के आप मिले तो भोजपुरी में बात जो शुरू होती है और जिस तरह से उन्होंने पूछा और मैंने बताया, जिस गांव गए, मुझे 7-8 साल हो गए, मैंने बताया कि फलां जगह मेरा गांव है, फलां जगह मेरा घर है। मेरा होने का जो होता है, जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि जब आप मराठी होते हैं और दिल्ली में जाते हैं तो आप कुछ नहीं रह जाते हैं, सिर्फ मराठी हो जाते हैं। कोई मराठी बोलता हुआ आदमी मिलता है तो आपको लगता है ये अपना मानुस है। तो ये जो मेरा होना होता है, इसमें बहुत मैं गंभीर बातें कर रहा हूँ। एक हल्का किस्सा भी आपको बताऊं। जयपुर में एक आयोजन था और उसमें मुझसे कहा गया कि कश्मीर पर एक सेशन करो, तो मैंने कश्मीर से ही, घाटी से 2 लोगों को बुलवाया था। एक कश्मीरी पंडित को बुलवाया था, एक कश्मीरी मुसलमान को बुलवाया था। तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले बाहर हम लोग चाय पी रहे थे। 5 मिनट लगा कि वो दोनों कश्मीरी में आपस में बात करने लगे और मैंने कहा कि तुम लोग वहां इतना लड़ते हो और यहां तुम लोगों ने मुझे किनारे कर दिया और साथ में बात करने लगे। तो वो जो अपना होने की फीलिंग होती है, अपनी भाषा, अपना इलाका, ये हम दे सकते हैं।
जब लौटने की बात होती है कश्मीरी पंडितों की, तो बहुत लोग, भाजपा की एक मिनिस्टर ने भी लास्ट टाइम कहा था, आप लोगों को याद होगा, कि कश्मीरी पंडित लौटना नहीं चाहते हैं। ये ठीक बात है, अगर कोई कश्मीरी पंडित पुणे में आके रह गया है 32 साल, उसका बच्चा यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसने घर बना लिया है, बिजनेस जमा लिया है, तो वो सब कुछ बेच के घाटी में गोलियां झेलने के लिए नहीं जाएगा, या घाटी में अगर उसके पास रोजगार नहीं है तो वो लौट के नहीं जाएगा। लेकिन एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो तो आप दे सकते हैं कि वहां पर वो अपने लिए या तो उसके पुरखों का घर हो उसको ठीक ठाक करा सके, या अपना घर बना सके और गर्मी की छुट्टियों में या कभी कभार वहां जा सके, ये फील कर सके कि मेरा एक घर है, मेरे पुरखों का जो घर था या जो मेरे पुरखों का इलाका था वहां मेरा एक घर है। और जगती और बाकी कैंप्स में जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, जो गरीब कश्मीरी पंडित हैं, जो अभी तक अपना घर नहीं बना पाए या कैरियर नहीं सेट कर पाए, वो तो सच में कश्मीर लौटना चाहते हैं। वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि कैसे भी थोड़ा माहौल अच्छा हो, कश्मीर वो लौट कर जाएं। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? कश्मीरी पंडितों की जिस 2 तरह की वापसी की मैंने बात की, वो कब संभव हो सकती है? उसके लिए 2 जरूरतें हैं जिससे वो संभव हो सकती है। पहली बात तो यह कि वहां सुरक्षा और रोजगार हो। जब कश्मीरी पंडित लौटने की सोचें तो कम से कम उनको यह डर ना हो कि वो इस या उस गोली के शिकार हो जाएंगे। दूसरी बात जिसको मैं बार बार कहता हूं कि यहां अशोक कुमार पांडे कुछ भी बोल ले, विवेक अग्निहोत्री कुछ भी बना ले, दुनिया का कोई नेता कितना भी बोल ले, लेकिन लौट के जब उनको जाना है तो अपने उन्हीं हमसायों, अपने उन्हीं पड़ोसियों के साथ रहना है। हम कई बार कहते हैं ना कि बाहर के लोग इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। भाई अगर घर में मेरे भाई से लड़ाई चल रही है तो पड़ोसी आ जाए तो हम मना करते हैं कि अंकल आप रहने दीजिए, हम सुलझा लेंगे। क्यों? क्योंकि पड़ोसी तो कह के चला जाएगा, रहना तो हम दोनों भाइयों को साथ में है, अकेले या बंट के जैसे भी रहना है। तो कश्मीर में भी अगर कश्मीरी पंडित लौट के जाएगा तो उसको रहना तो उन्हीं कश्मीरी हमसायों के साथ, उन्हीं कश्मीरी मुसलमानों के साथ है। तो वो एक रिश्ता जब तक नहीं बनेगा कि वो अपने उन हमसायों के साथ जाके रह सकें। इसीलिए बार बार कहता हूं कि जो ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं उनको मैं कुछ खास महत्व नहीं देता हूं। आप कभी वहां जाके देखेंगे जो लोग नौकरियां करने जम्मू से जाते हैं वो ट्रांजिट कैंप में रहते हैं, कश्मीरी समाज का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, हर शनिवार को वो जम्मू भाग जाते हैं और वो सब जम्मू में अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। उस तरह से वो मिंगल नहीं हो सकते हैं, उस समाज का हिस्सा दोबारा नहीं बन पाए हैं। परमानेंट रहने के लिए तो यही जरूरी है कि आप उस समाज का हिस्सा बन पाएं। अब ये 2 चीजें कब होंगी? एक बात तो बहुत साफ याद रखिए इस चीज को कि अगर आग लगी हुई है कश्मीर में, अगर दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, अभी आपने देखा परसों एक कश्मीरी पंडित को गोली लगी हाथ पांव में, लेकिन जो नहीं देखा गया यह कि परसों ही 3 मुसलमानों को भी, कश्मीरी मुसलमानों को भी आतंकवादियों ने गोली मारी। कश्मीर के पुलिस वाले जो है उनको लगातार गोली मारी जा रही है, जिसमें ज्यादातर तो मुसलमान ही हैं। कश्मीर में जो पंच चुने गए हैं उनको गोली मारी जाए, ज्यादातर मुसलमान ही है। तो जब इस तरह का माहौल बना हुआ है कि कहीं भी गोली चल जाती है, टूरिस्ट को छोड़ के कोई वहां सेफ नहीं है, तो आप अगर कितनी भी जबरदस्ती से कश्मीरी पंडितों को वहां वापस भेज दें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 24 घंटे आप उनको सुरक्षा दे सकें। वो जो सुरक्षा होती है वो आपसी सद्भाव और आपसी प्रेम पर ही निर्भर होती है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय कश्मीर में जो बातचीत का क्रम चला था, अभी मैंने एक बार ट्विटर पे देखा कि मनमोहन सिंह के साथ यासीन मलिक की शायद फोटो चल रही थी। मैंने तो हुर्रियत के नेताओं के घर में वाजपेयी जी की हुर्रियत नेताओं के साथ फोटो देखी है और देख के मुझे खुशी हुई कि कम से कम बातचीत की एक प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी। मनमोहन सिंह के समय भी थोड़ी बहुत प्रक्रिया चली, अब तो बिल्कुल रुक गई है। वही प्रक्रिया है बातचीत की प्रक्रिया, सलूशन की प्रक्रिया, जिससे कश्मीर में शांति स्थापित हो सकती है। अभी कुछ लोग मिलने आए थे, उनसे भी मैंने कहा कि कश्मीर को आप यहां बैठ के उसके इतिहास से काट कर देखेंगे तो कभी मामला समझ में नहीं आएगा। कश्मीर को अगर देशभक्ति और देशद्रोह की बाइनरी में आप देखेंगे तो मामला कभी समझ में नहीं आएगा। कश्मीर का मामला बेहद उलझा हुआ है। उसको हम महाराष्ट्र की तरह, उसको गुजरात की तरह, यूपी की तरह हम नहीं देख सकते। हम देखना चाहें तो भी शायद ये चीजें नहीं हुई होती, शायद डेमोक्रेसी अच्छी तरह से लागू हुई होती तो शायद ये कंडीशन आती कि एक समय हम वैसा देख पाते, लेकिन फिलहाल नहीं है। और जब नहीं है तो हमको सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। और दुनिया में कहीं भी आप देख लीजिए, आयरलैंड से लेकर दुनिया का कोई भी हिस्सा देख लीजिए, जो पॉलिटिकल हिंसा होती है वो बातचीत के रास्ते से ही सुलझती है। जब तक वो पॉलिटिकल हिंसा रुकेगी नहीं और जब तक वैमनस्य खत्म नहीं होगा, तब तक कश्मीरी पंडितों की वापसी पे हम कितनी भी बात करते रहें, कश्मीरी पंडितों की वापसी संभव नहीं होगी।
और ये कोई छोटी बात नहीं है। कश्मीरी पंडितों के वहां से उजड़ने का नुकसान सिर्फ इतना ही नहीं है जितना आप देख पाते हैं, एक कम्युनिटी के रूप में उनके एग्जिस्टेंस का नुकसान है। आप जानते हैं कि एक बार आप यहां से बाहर निकल जाइए तो आपका बच्चा मराठी बोलेगा, उसका बच्चा मराठी बोलेगा, चौथी पीढ़ी वो भाषा बोलेगी जहां वो रहती है। अगर मान लीजिए महाराष्ट्र से कोई आदमी शिफ्ट कर जाए, आसाम चला जाए, तीसरी चौथी पीढ़ी जो है वो मराठी टूटी फूटी बोल ले तो बोल ले, वरना वो असमिया फ्लुएंट बोलेगी, क्योंकि स्कूल में असमिया होता है, उसके दोस्त असमिया बोलते हैं। कश्मीरी परिवारों के बच्चे कश्मीरी बोलने में दिक्कत उनको हो रही है, क्योंकि तीसरी पीढ़ी अब आने जा रही है। जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित रहते हैं वो कहते हैं शादी ब्याह में हमें दिक्कत होती है, रिश्तेदारी नहीं है, आप शादी ब्याह करो और कोई रिश्तेदार नहीं आए, लड़कियां नहीं मिलती हैं शादी के लिए, क्योंकि जो लोग बाहर चले गए हैं वो अपनी लड़कियां फिर से कश्मीर नहीं भेजना चाहते हैं। तो कश्मीरी पंडितों की जो समस्या है वो बहुत सारे स्तरों पे है, और इन सब के सुलझने का तरीका एक ही हो सकता था कि कश्मीरी पंडितों के वापसी की कोशिश की जाती। और उस वापसी के लिए मैंने बताया कि कश्मीर में शांति जरूरी है, सहकार जरूरी है। दुर्भाग्य से मैं शिकारा की बात करता हूं। शिकारा कोई बहुत अच्छी फिल्म मुझे नहीं लगी थी फिल्म के लिहाज से, लेकिन शिकारा का अंत अगर आपको याद हो तो कश्मीरी पंडित जो उसका हीरो है वो लौट कर अपने गांव जाता है, एक पॉजिटिव अंत के रूप में जाता है। फिल्म हुई, कविता हुई, कहानी हुई, उपन्यास हुआ, इन सब का एक मोरल, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है समाज को जोड़ने की। दुनिया का सबसे विभत्स दृश्य जो फिल्में दिखाती हैं, द्वितीय विश्व युद्ध पे फिल्में बनी हुई हैं। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है उपन्यास, निर्मल वर्मा ने हिंदी में बड़ा अच्छा अनुवाद किया है तो हम लोगों ने पढ़ लिया। यान ओल्चिनवा शेख करके एक नॉवेलिस्ट हैं, जिनका एक उपन्यास है रोमियो जूलियट और अंधेरा। हिटलर के समय की कहानी है, जिसमें एक यहूदी लड़की भागते हुए आती है और एक क्रिश्चियन लड़का उसको शरण देता है। उस शरण के दौरान ही उनमें प्रेम हो जाता है और बाकी सारी चीजें बाद में यहूदी लड़की जो है वो हिटलर के सैनिकों के हाथ पड़ जाती है और मारी जाती है। तो दुनिया का सबसे विभत्सम दृश्य यानी नाजी क्रूरता, और उसके बीच में वो प्रेम को पलता हुआ दिखाता है और एक तरीके से ये कहता है कि प्रेम ही इस नफरत से हमको बाहर निकालेगा और दुनिया सुंदर बनाएगा। मैं चूंकि साहित्य का आदमी हूं तो मैं शुरुआत वहां से की थी, तो मैं 20 ऐसे उपन्यासों का जिक्र कर सकता हूं जो द्वितीय विश्व युद्ध। आप तमस को देखिए, विभाजन की त्रासदी पे लिखा गया भीष्म साहनी का उपन्यास है, लेकिन उस उपन्यास को पढ़ने के बाद आपको किसी से नफरत नहीं होती है। आपको नफरत होती है तो सांप्रदायिक दंगों से नफरत हो जाती है। आपके समझ में यह आता है कि जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो हिंदू का भी नुकसान होता है, सिख का भी नुकसान होता है, इंसानियत का नुकसान होता है, और बरसों बरस लग जाते हैं उनको भरने के लिए। ऐसी तमाम फिल्मों पे आप बात कर सकते हैं जो विभीषिकाओं पे बनी हुई हैं, लेकिन वो प्रेम का संदेश देती हैं। कला का उद्देश्य होता है सृजन, कला का उद्देश्य होता है शुभ का सृजन। कला शुभ को सर्जित करती है। अगर कला अशुभ को सर्जित कर रही है तो वो कला नहीं है, वो कला का दुरुपयोग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म में दिखाया गया सब कुछ गलत है। मैंने खुद जितनी बातें की आपके समझ में आया होगा कि वो सारी चीजें, अगर आप, बहुत लोग कहते हैं पहली बार हमने सुना, मुझे आश्चर्य होता है कि ये सब तो हम इतने बरसों से लिख रहे हैं। तो वो सारा कुछ हुआ, लेकिन रास्ता किधर जा रहा है? कल हत्या हुई थी इसलिए आज हत्या करके उसका हम बदला लेंगे तो हत्या का चक्र चलता रहेगा और किसी की समस्या नहीं सुलझने वाली है। कश्मीरी पंडित की समस्या नहीं सुलझने वाली है, कश्मीरी मुसलमान की समस्या नहीं सुलझने वाली है। मेरी इस फिल्म से दिक्कत यही है कि यह फिल्म जो है शुभ की जगह अशुभ का सर्जन करती है। यह फिल्म कोई रास्ता नहीं दिखाती है, हिंसा के काली अंधेरी गुहा में ले जाकर आपको छोड़ देती है। इस फिल्म को जब आप देखकर निकलते हैं तो किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं पैदा होती है, असल में नफरत पैदा होती है। और ऐसी नफरतें सिर्फ कश्मीर नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत दिक्कत तलब होंगी। हम इतिहास से लड़ते हुए बड़ी मुश्किल से 1947 में कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो भी 2 टुकड़ों में आज़ाद हुए और हमने एक संविधान बनाया, एक आईन बनाया, जिस आईन के सहारे हमने ये तय किया कि हम हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे, इस देश को एक महान राष्ट्र बनाएंगे। अगर वो रास्ता छोड़ के एक दूसरे का हाथ झटकना और एक दूसरे का गला काटना हम सीख लेंगे तो ये सिर्फ हमारा ही दुर्भाग्य नहीं होगा, हमारी पीढ़ियों के लिए भी एक कलंक की तरह होगा। बस मुझे लगता है इतनी ही बात कहनी थी मुझे। बहुत शुक्रिया।